Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope that you all people are fine by the grace of Almighty Allah. Okay, in the continuation of our unit number 5, the rainy day, a poem which we discussed in our last lecture. We had each and everything regarding the stanzas. We discussed the stanzas, we discussed the difficult words, and उसके साथ साथ हम लोगों ने answer the questions part जो comprehension part होता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि वहाँ पे हमने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से भी यहाँ पे जो आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 51 एज आई always tell you to have the books in front of you. That would be helpful for you too. Anyways, we have the e-books in front of you, and this would also help you out to a greater extent. Those who don't have the books, okay, don't have the access to books, you may have the help from the screen. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने मेन थिंग के हवाले से भी डिस्कस किया कि मेन थिंग क्या थी पोएम की, और उसके हवाले से भी मेंशन किया कि हम लोग समराइज़ कैसे कर सकते हैं पोएम को, और इसकी समरी हम इंशाल्लाह हमारे लास्ट लेक्चर्स में ऑफ दिस यूनिट we will discuss the summary of the poem as well, okay, and you will have the summary in front of you. Inshallah, you may note it down later on, or you may save the video for your further works. So यहाँ पे हम लोगों ने माइंड मैप के हवाले से मेंशन किया है कि आप एक माइंड मैपिंग कर लें, जैसे आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है माइंड मैपिंग कैसी होती है, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करना, उसका एक मैप बनाना कि पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंस, थर्ड इंपॉर्टेंस, लाइकवाइज आप इसको बना सकते हैं माइंड मैपिंग। उसके अलावा अभी राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले जैसे पोएम की जो स्टैंजाज होती हैं उनको पैराफ्रेज करना, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैराफ्रेज, ओके, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम हमारे जो जितने भी स्टैंजाज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि स्टैंजाज कैसे पैराफ्रेज हुए हैं, और वो भी आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Each and every stanza, first stanza, second stanza and third stanza, all of them we will discuss. Okay, so first of all, the word paraphrase is right in front of you. How do you paraphrase a stanza? तो यहाँ पे आपके सामने एक stanza है जो इसी पोएम का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराफ्रेज से मुराद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, the first thing which you are seeing here on the board is paraphrasing means to express what somebody has said or written by using different words, especially in order to make it easier to understand. Without leaving out important points, a stanza takes the shape of a prose while phrasing it. Okay, एक पैराग्राफ की शक्ल जाहिर करता है वो। So paraphrasing होती क्या है? Paraphrasing means to express what somebody has said or written, कि उसका जो मतलब अखज़ करना, जो एक पैराग्राफ है, जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है रिटन फॉर्म में है, उसको आसान अल्फाज में बताना ताकि वो किसी को समझ आए। ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया जो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो स्टैंजाज में यूज़ होते हैं उनको कैसे पैराफ्रेज करें, आसान अल्फाज में लिखें, एक कंटिन्यूटी उसमें पैदा करें ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निगलेक्ट करना नहीं होता, रादर उनको मेंशन करना होता है। ओके, सो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्टैंजा, व्हाटएवर द स्टैंजा इज बेस्ड ऑन। ओके, वो किस पे मबनी है, किस चीज़ पे मबनी है, और वो जो शायर है उस नज़म का जो स्टैंजा है उसमें वो पोएट या शायर क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी क्लियर इनफ in using the words and the sentences while paraphrasing a stanza. So यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि without leaving out important points आप neglect नहीं कर सकते। A stanza takes the shape of a prose while phrasing it. Okay, जब phrasing आप करोगे एक stanza जो है वो एक पोएम नज़म की शक्ल में होता है, लेकिन एक प्रोज बन जाती है, एक पैराग्राफ टाइप बन जाता है जिसमें आप कंटिन्यूएशन देते हैं। ओके, लाइक एज इफ यू आर डिपिक्टिंग अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, जैसे आप कोई कहानी बता रहे हैं डिटेल में, तो उसकी शक्ल वो ले लेता है एक स्टैंजा की जो पैराफ्रेजिंग होती है उसमें। ठीक है, लाइक अ प्रोज। लाइकवाइज an activity has been given to you in this regard in paraphrasing the stanza. तो पहला यहाँ पे एक stanza दिया गया है, ये इसी पोएम का है, The Rainy Day पोएम का। paraphrase the following stanza. Okay, be still sad heart and cease repining, behind the clouds is the sun still shining,
The fate is the common fate of all. Into each life some rain must fall. Some days must be dark and dreary. Okay, so ये एक स्टैंजा है, इसको आपने पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज मीन्स ये जो स्टैंजा बन गया है जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, इसको एज अ प्रोज आपने लिखा है, ये कहानी की तरह बयान करना है कि शायर इस नज़म में या इस नज़म के इस हिस्से में, इस स्टांजा में क्या बता रहा है. ओके, सो एज इट इज़ मेंशन, बी स्टिल सैड हार्ट एंड सीज रिपाइनिंग. तो यहाँ पे शायर बोल रहा है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कि ही सेज दैट डोंट बी सैड माई हार्ट, स्टॉप रिपाइनिंग, स्टॉप फीलिंग सोरो. ओके, गमज़दा मत हो, सैड फील ना करो. बिहाइंड द क्लाउड्स इज द सन स्टिल शाइनिंग. ओके, धूप या सूरज जो है वो बादलों के ऊपर अभी भी चमक रहा है. मीन्स देयर इज अ होप, रे ऑफ होप, of illumination, of success. So don't feel sorrow, don't feel sad. The fate is common fate of all. Okay, fate जो है, तकदीर जो होते हैं सबकी एक जैसी ही होती है. अगर कोई गमज़दा है उसके बाद खुशी आती है. ओके, सो इट डजंट मैटर कि तुम अगर किसी को खुश देखते हो और तुम गमज़दा होते हो, या फॉर एग्जांपल वो अगर सक्सेसफुल है कोई बंदा और तुम गमज़दा फील कर रहे हो अपनी अनसक्सेसफुलनेस पे, सो दैट इज़ नॉट अ फैक्ट. ओके, क्योंकि अभी अगर तुम अनसक्सेसफुल हो तो आगे जाके तुम भी सक्सेसफुल हो बन सकते हो. एंड यू मे ऑल्सो फील हैप्पीनेस. ओके, सो सबकी तकदीर ऑलमोस्ट सेम है, सब इसी मरहले से गुजर के ही हैप्पी होते हैं. ओके, फ्रॉम सैड टू हैप्पी. सो इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल. हर एक की ज़िंदगी में गम होते हैं. सम डेज मस्ट बी डार्क एंड ड्रेरी. और कुछ दिन डार्क और ड्रेरी होते हैं, मतलब गैर पुरकशिश, या जैसे कि हमने मीनिंग्स के हवाले से ड्रेरी के हवाले से मेंशन किया था, और अंधेरी दिन गुजर सकते हैं. सो यू मे फील सैड इन दोज टाइम्स बट डोंट फील पेसिमिस्ट. ओके, आप मतलब डिस्करेज ना महसूस करें इस चीज़ से. आप अपने आप को ज़्यादातर इंकरेज करें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें. सो दिस इज़ अ स्मॉल यू नो व्हाट एवर यू कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, पोएट का जो पॉइंट ऑफ व्यू, शायर का पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके साथ वो डिस्कस कर रहा है. ओके, सो दिस इज पैराफ्रेजिंग, रिगार्डिंग द पैराफ्रेजिंग पार्ट of stanza. Now we will go on towards the paraphrased stanzas of your poem. Okay, आपके तीनों stanzas जो poem के हैं वो paraphrase कैसे हुए हैं, और वो paraphrasing जब आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक stanza की paraphrasing कैसे होती है. Okay, let's continue with the stanza part. Okay students, now we go towards our paraphrasing stanzas. So हमारे stanzas paraphrase हो चुकी हैं. So we will try to discuss about all the three stanzas of the poem The Rainy Day. Okay, so we'll go towards the first stanza. कि first stanza जो है वो किससे related है, क्या बात हुई है उसमें, we will discuss it. In this stanza, the poet describes about a rainy day due to rain. The weather is cold and dark because of the clouds in the sky, which have made the environment dull and dreary. No doubt, the rainy days are never boring and tiring. The scenery of these days are very charming and lovely. In spite of hard-blowing winds, the vine is still hanging by an old and decaying wall. When a strong gust of wind blows, the dried-up leaves fall and scatter everywhere. जो हमने स्टांजा में पढ़ा था पहले स्टांजा में, तो उसका ये यहाँ पे प्रोज आपको नज़र आ रहा है. दो कंप्लीट पैराफ्रेज हुआ है, यहाँ पे साफ हर चीज़ लिखी गई है. जैसे कि स्टांजा डिफ़िकल्ट था, नॉट अंडरस्टैंडेबल टू सम एक्सटेंट फॉर यू पीपल, बट नाउ इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें साफ सीधी बात की गई है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह सर्दी होती है रेनी डे में, वहाँ पे बादल होते हैं, अंधेरा होता है और वो मौसम थोड़ा डल लगता है. लेकिन नो डाउट रेनी डेज़ जो हैं वो बहुत खुशगवार मौसम होता है. हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं जब भी कभी बारिशें होती हैं, या बारिशों में आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग खुशी महसूस करते हैं. एक्चुअली ये चार्मिंग और लवली होती हैं ये दिन जो होती हैं. इसके अलावा भी वो थोड़ा उसके साथ मुशाबहत दे रहा है कि गमगीन फील कर रहा है बारिश के दिन में. सो यहाँ पे वही बातें वापस मेंशन की गई हैं, जैसे कि इंस्पायर्ड ऑफ हार्ड ब्लोइंग विंड्स, गस्ट ऑफ विंड्स जो फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन्ड है. वहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया है कि वाइन यानी कि ग्रेप
tree, or you may consider it a plant. Okay, जो अंगूर का जो दरख्त है, जो एक decaying wall, जो टूटा फूटा दीवार है या टूटी फूटी दीवार है, उस पे वो अंगूर का जो दरख्त है वो लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है. सो वहाँ से जब तेज़ हवाएं आती है तो उसके पीले पत्ते, जो ड्राइड लीव्स हैं, वो गिर के यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा में पोएट ने क्या मेंशन किया है? In this stanza, the poet tells about his own life and says that his life is very dull and gloomy. He feels no pleasure and happiness. Even when it's raining, the moments are usually pleasant and charming. Yet, the poet is disappointed and feels sad. He thinks about his past, which was filled with hardships and miseries. As he probes into his past, he feels helpless and discouraged. And therefore, he feels his life depressing and dark. So, दूसरे स्टैंजा में शायर जो है अपनी ज़िंदगी के हवाले से बयान करता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही डार्क एंड ग्लूमी, फिल्ड विद मिजरीज एंड ईच एंड एवरीथिंग, हिज पास्ट, और उसकी जो गुजरी हुई जवानी वगैरह वगैरह याद करके वो गमज़दा हो रहा है. रादर यहाँ पे जैसे कि हमने पहले पिछले स्टैंजा में मेंशन किया था कि बारिश वाले दिन जितने भी होते हैं वो बहुत खुशगवार होते हैं, बट ही इज़ फीलिंग सैड इन दोज डेज. ओके, एंड ही इज़ फ्रीक्वेंटली थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट. अपने माजी के बारे में सोच के वो और गमज़दा हो रहा है और बहुत ही डिस्करेज्ड फील कर रहा है, पेसिमिस्टिक हो रहा है कि शायद ये अंधेरा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में छा गया है. ओके, सो ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी डिस्करेज्ड अबाउट हिज लाइफ. सो ये है सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में ये चीज़ें मेंशन्ड हैं. इन द थर्ड स्टैंजा, द पोएट इज़ ऑप्टिमिस्टिक and feels the hope of success. He addresses himself, consoling that he must not be impatient and lose his heart on the failure of his hopes in life, because after every dark and gloomy night, the sun rises and there is brightness everywhere. Similarly, after the dark and gloomy days, there is always a hope of illumination and success. He says that as others have success and pleasure in their lives, in the same way, he will also find success in life, and he is not much different from others. He thinks that in everyone's life there are some good days, although some difficult and dreary days also occur. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पोएट या शायर क्या कहना चाह रहा है. आखिरी जो स्टांजा है इसी पोएम के, यहाँ पे वो बता रहा है कि बेशक डार्क एंड ग्लूमी डेज होंगे हमारी ज़िंदगी में, तकलीफ़ात, मुश्किलात, ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़े शायद, लेकिन इनके बाद हमें सक्सेस मिलता है लाजमी. इट्स अ रे ऑफ होप विच हेल्प्स अस एंड विच टेक्स अस फ्रॉम द डार्कनेस टूवर्ड्स लाइट. ओके, सो यहाँ पे वो अपने आप को ही तसल्ली दे रहा है कि तुम इतना गमज़दा मत रहो, क्योंकि और don't lose your heart, don't feel impatient. Okay, he's consoling himself, the poet, और वो कह रहा है कि हर gloomy night और dark night के बाद the sun rises and there is brightness, और रोशनी हर जगह होती है. So similarly, after dark and gloomy days, there is always a hope of illumination and success. He says that as others have success and pleasure in their lives, in the same way he will also find success in life. जैसे कि दूसरे लोग जो सक्सेस का मज़ा चख रहे हैं, ये सक्सेस का मज़ा मैं भी चखूँगा. ओके, हम एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट या जुदा या मुख्तलिफ नहीं हैं, हम सारे एक जैसे ही हैं. जैसे किसी के लाइफ में अगर हैप्पीनेस है, खुशी है, तो वो गम भी फेस करता है, और किसी के गम में लाइफ में अगर अभी गम चल रहा है तो वो गम के बाद हैप्पीनेस या खुशी फेस करता है. तो ये चीज़ें चलती रहती हैं. So this was the paraphrased stanzas of the poem, and we will continue with our later part, the next topic of the lecture, that would be ellipses. Okay, हम लोग ellipses के हवाले से mention करेंगे. Okay, students, so we discuss about the paraphrasing of stanzas in our lecture. Now the next part would be the use of ellipses. Okay, ellipses जैसे हमने पिछले यूनिट्स में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था,
पंक्चुएशन के हवाले से, पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा था। वो पंक्चुएशन में हमने एलिप्सिस का भी पढ़ा था, ये एलिप्सिस भी होते हैं जिसमें 3 डॉट्स होते हैं। उसके हवाले से अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और आपके पास एक्टिविटी भी होगी जिसको आप देख के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल करना, how to use ellipses in your written format. Okay, that we will discuss now. So as you can see here and in your books about ellipses, what firstly ellipses is. Okay, an ellipsis, plural ellipses. Okay, ellipses in plural form is punctuation mark. एक punctuation mark है consisting of 3 dots, जिसमें 3 नुक्ते होते हैं, 3 dots होते हैं. We use ellipses to indicate that words have been omitted in a text. ये हम इस वजह से यूज करते हैं कि उसमें से कुछ वर्ड्स ओमिट किए गए हैं या निकाल दिए गए हैं. ओके, जब भी कोई आपके सामने पैराग्राफ होता है या वहां पे 3 डॉट्स आपको नजर आता है while reading it, you understand that those 3 dots or denoting towards या इशारा करते हैं उसकी तरफ कि इसमें से कुछ अल्फाज हमने ओमिट किए गए हैं, इसमें निकाले गए हैं. Ellipsis saves space or remove material which is less relevant. जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस, कम अहमियत वाली चीज़ें होती हैं उसे हम निकाल सकते हैं by the use of ellipses. Sometimes it is to make something short. Okay, कोई चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, to shorten it, और जगह बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए, और इसमें से कोई इररिलेवेंट जो गैर ताल्लुक़ हो, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ना हो इसमें, उनको निकालने के लिए आप इन 3 डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे एलिप्सिस कहते हैं. ओके, दे आर यूजफुल इन गेटिंग राइट टू द पॉइंट विदाउट डिले और डिस्ट्रैक्शन. इनका इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप टू द पॉइंट बात करें, जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो आप मैसेज दे रहे हैं, वो उस पैराग्राफ में साफ साफ नजर आए. ओके, सो फॉर दैट यू यूज एलिप्सिस विदाउट डिले और डिस्ट्रैक्शन. डिले मतलब टाइम ज़्यादा लगाना, टाइम ज़्यादा लगाने से आप टू द पॉइंट बात कर सकें, और डिस्ट्रैक्शन मीन्स किसी और तरफ रीडर का जो नज़रिया है और उसकी जो विजन है जो टुवर्ड्स द टेक्स्ट है वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट होके ना जाए, इसलिए भी ये एलिप्सिस कारगर होती हैं. ओके, सो ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है इन योर बुक्स. यू कैन सी रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. पहले आप पैराग्राफ पढ़े, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद उसको एलिप्सिस इस्तेमाल करके जो आपके सामने है वो भी देखेंगे. ओके, कि आप देख सकते हैं उसको कितना शॉर्ट किया गया है और उसमें कितनी इर्रेलेवेंट चीज़ें निकाल दी गई हैं जो इस पैराग्राफ के साथ रेलेवेंसी नहीं रखती हैं, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, या बहुत लेस इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स regarding the paragraph which are very less important and not relevant. Let's read the paragraph. The quantity and variety of reading material available to us are really enormous. There are books of all kinds, books discussing topic matters, books on health and hygiene, books on great personalities, and books on general knowledge. There are also literary books including drama, poetry, and prose fiction. In short, books are source of information and knowledge. तो यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे किताबों के हवाले से बात हो रही है कि रीडिंग मटेरियल जो होती है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, और वो किताबें जो है हर किस्म की होती हैं, जैसे डिस्कसिंग टॉपिक मैटर्स के हवाले से बुक्स होती हैं, हेल्थ के हवाले, सेहत के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जितनी भी गुजरी हैं उनके हवाले से भी बुक्स मौजूद हैं, और जनरल नॉलेज के हवाले से भी बुक्स मौजूद है. सो लिटरेरी बुक्स और आल्सो मौजूद जो लिटरेचर से रिलेटेड है, लिटरेचर से जैसे कि ड्रामा होती है, पोएट्री, नज़म वगैरह जो हमने पढ़ा है, प्रोस फिक्शन वगैरह, ऐसे भी किताबें होती हैं. इन शॉर्ट, बुक्स आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. वो हमें इंफॉर्मेशन और मालूमात और नॉलेज फराम करती हैं, इल्म फराम करती हैं. अभी देखें, नाउ सी हाउ द एलिप्सिस आर यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ. ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है इसमें आप देख सकते हैं अभी एलिप्सिस कैसे यूज हो रहे हैं, और उस पैराग्राफ को कितना शॉर्ट करके कितना स्पेस बचा लिया गया है, और कितनी इररेलेवेंट चीज़ें जो इस पैराग्राफ से ज़्यादा मतलब ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, मतलब लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उसे निकाल के
एलिप्सिस यूज किया गया है। The quantity and variety of reading material available to us are really enormous. Okay, जो क्वांटिटी और वैरायटी रीडिंग मटेरियल की हमारे पास मौजूद है वो बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में। ओके, इन शॉर्ट बुक्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो यहाँ पे इररिलेवेंट चीज़ें कौन सी हैं, जैसे कि किताबों के एग्जाम मौजूद, मतलब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ में। आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में किस तरह उन्होंने हेल्थ की किताब, हाइजीन के हवाले से किताब, डिस्कसिंग टॉपिक मैटर्स, पर्सनालिटीज़ के हवाले से, ये तो हमें पहले से ही पता है कि इस तरह की किताबें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें इररिलेवेंट हो गई हैं ऑलमोस्ट। ओके, सो इन इररिलेवेंट चीज़ों को, जैसे लिटरेचर के हवाले से किताबें, लिटरेरी वर्क्स लाइक ड्रामाज, पोएट्री वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इनके हवाले से भी मेंशन है कि ये चीज़ें भी इररिलेवेंट, मतलब इररिलेवेंट मींस लीस्ट इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि ऐसी किताबें मौजूद हैं, बट वी निग्लेक्ट दीज थिंग्स एंड वी गेट टू द पॉइंट कि सबसे पहले क्वांटिटी और वैरायटी बता दिया हमने, क्वांटिटी तादाद भी बता दी, वैरायटी इकसाम भी बता दिए कि रीडिंग मटेरियल की कसीर तादाद में, रियली एनॉर्मस नंबर, ह्यूज नंबर ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। किसके हवाले से? दो चीज़ें, वैरायटी और क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी के हवाले से भी ज़्यादा और वैरायटी के हवाले से भी कि इकसाम, ये सारे तो इकसाम ही हैं। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ में मैंशनड है, काइंड्स ऑफ बुक्स लाइक डिस्कसिंग टॉपिक मैटर्स, हेल्थ, हाइजीन के हवाले से, सारे यही वैरायटी के हवाले से बात हो रही है। तो इन चीज़ों को मेंशन करना लाजिम नहीं है। सो 3 डॉट्स एलिप्सिस का इस्तेमाल कर दिया गया है और ये जो जितना भी टेक्स्ट है इसे पैराग्राफ से हटा दिया गया है। और उसके साथ जो काम की बात है वो ये है कि इन शॉर्ट बुक्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। वो हमें इल्म भी देती है और मालूमात भी देती हैं किताबें। सो दिस इज द यूज ऑफ एलिप्सिस। यहाँ पे आपके सामने एक एक्टिविटी भी दी गई है, पेज नंबर 52, in the last part you can see use ellipses in the following shown for a paragraph. Okay, here you have the paragraph right in front of you. अभी यहाँ पे आप कैसे ellipses use कर सकते हैं, इसके हवाले से आपकी एक एक्टिविटी दी गई है। The paragraph is storytellers from around the world sometimes begin a story by saying once upon a time there was a king, there was an old man, or there was a princess. Okay, so सबसे पहले जो कहानियाँ शुरू होती हैं, वो जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वो इसी से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक बादशाह था, एक ओल्ड मैन, एक पुराना आदमी या एक बूढ़ा आदमी था, या देयर वाज अ प्रिंसेस, या कोई मलका थी या एक मलका थी। दिस टेल्स द रीडर दैट द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये स्टोरी रीडर जो रीड कर रहा होता है या ये स्टोरी सुन रहा होता है, उसके लिए वो एक अलग दुनिया बन जाती है, वर्ल्ड ऑफ मैजिक एंड इमेजिनेशंस। ओके, और जादू और इमेजिनेशन की दुनिया बन जाती है, ख्याली दुनिया जिसे कहते हैं, वेयर एनीथिंग कैन हैपन, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फ्रॉग टर्न इनटू पीपल, जो मेंढक होते हैं वो इंसान बन जाते हैं। हॉर्सेस कैन फ्लाई, घोड़े उड़ने लगते हैं। पीपल कैन डिसअपियर एंड एनिमल्स कैन टॉक, लोग गायब हो जाते हैं और जानवर बोलने लगते हैं। सो दीज आर समटाइम नोन एज ए फिक्टिशियस स्टोरीज, फिक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, जो इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, जो ख्याली पुलाव, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ये टर्म, तो ये ख्याली पुलाव होता है अक्सर कि कोई मेंढक इंसान बन जाता है, कभी कभी घोड़ा उड़ने लगता है उसमें, और लोग गायब होने लगते हैं, एंड एट लास्ट एनिमल्स कैन टॉक, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स। तो ये पैराग्राफ आपके सामने है, यहाँ पे आप देख लें कि कहाँ पे एलिप्सिस की ज़रूरत होगी, कौन सी बात यहाँ पे गैर ज़रूरी मेंशन है, जिसे आप हटा के सिर्फ 3 डॉट्स लगा के उसके बाद जो इसकी डायरेक्ट जो फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा गया है कि you have to remove irrelevant material in order to save space. Okay, and they are useful in getting right to the point without delay or distraction. ठीक है, to the point बात करने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे to the point बात कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू, इफ यू ट्राई इट एट होम इट वुड बी मच बेटर, and practice the use of ellipses.
आप अपनी किताब खोल के उसमें भी देख सकते हैं, पैराग्राफ्स हैं आपके पास। इस तरह आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एलिप्सिस के यूजेजेस आप सीख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले ही बता दिए गए हैं कि टाइम एंड स्पेस कम करने के लिए, टाइम मतलब रीडिंग टाइम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म करने के लिए, और स्पेस जितना ज़्यादा लेता है पैराग्राफ उसको कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और इररिलेवेंट मटेरियल उसमें से निकालने के लिए, जो गैर ज़रूरी मटेरियल है उसमें से निकालने के लिए, और टू द पॉइंट बात करने के लिए अगर पैराग्राफ में आप यूज़ करते हैं तो वो आप एलिप्सिस यूज़ करते हैं इसके लिए। So this was the lecture today in which we had the stanzas, paraphrasing, and as well as the grammar part, ellipses, and we will continue with more topics inshallah in our next lecture. Thank you.